दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक था वही पुराना टॉपिक जो वेव चल रहा था, लेकिन आज का जो हमने नया टॉपिक है, चैप्टर वही है पुराना टॉपिक, लेकिन टॉपिक नया है। वो है कि जो स्टैंडिंग वेव हमने बनाए थे, स्टैंडिंग वेव हमने जो बनाए थे वो बनाए थे अभी हमने एक क्लोज वॉल से, यानी उसमें फिक्स्ड बॉडी थी, फिक्स वॉल था, वहां से वो स्टैंडिंग वेव बनी थी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होगा, वो फ्री वॉल होगी, फ्री एंड होगा। वहां से जो वेव जाएगी तो ठीक उसी फेस में वापस आएगी जिस फेस में वो जा रही है। अभी तक जो फिक्स्ड एंड होता था उसमें क्या रहता था कि वो जो वेव आती थी टकरा कर फिर वापस अपोजिट फेस में आती थी, मतलब उसमें जो फेस है वो 180 डिग्री बदल जाता था, लेकिन अब वही बनी रहेगी। देखिए ये जो वेव चल रही है, वेव अभी भी इसमें क्या होता था, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये लगातार क्या करता था, फिक्स रहता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब इसमें ये बदल जाएगा। ठीक है, किस तरह से होगा इसको अपन बनाकर एक वेव हमने भेजे, ये इस तरह की वेव पल्स जो है चल रही है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर इस बार फ्री एंड है। तो ये फ्री एंड है तो यहाँ से ये जो पल्स है वो वापस आ जाएगी, लेकिन इस बार जो वापस आएगी तो ये उसी फेस में वापस आएगी। यदि ये v स्पीड से जा रही है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो फेस नहीं बदलेगी। अच्छा, ये जा रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा y इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है, अब इनमें इनका इक्वेशन क्या बनेगा अपन समझिए। यहाँ पर y इंसिडेंट इक्वल टू क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड का क्या होगा, ए साइन, अच्छा ए का ए बना रहेगा, क्यों, क्योंकि इस बार क्या नहीं बदलेगा, फेस नहीं बदलेगा, और ओमेगा टी सेम बना रहेगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी सेम है, और वेवलेंथ भी वही बनी रहेगी क्योंकि मीडियम नहीं बदला है। ठीक है, ये तो डेंसिटी पे चेंज होती है और डेंसिटी रिफ्लेक्टेड वेव की सेम है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ ले कि मैंने लास्ट टाइम बता भी दिया था कि किस तरह से ये स्टैंडिंग वेव बनती है। स्टैंडिंग वेव के लिए कंडीशन ये है कि जब सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में, कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में जब सुपर इम्पोज होती है तब हमें स्टैंडिंग वेव प्राप्त होती है, बनती है। ठीक है, चलिए तो अब कैसे बनती है, अब इसके हम थोड़ा बहुत एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं, उसका क्या क्या चेंज होता है। तो मैं कुछ इक्वेशन बनाकर बताता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू, यानी y इंसिडेंट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये टाइमिंग ले लेते हैं, यहाँ पर y इंसिडेंट y रिफ्लेक्टेड बराबर से होगा a साइन, अच्छा हाँ एक चेंज हमने फॉर ये जो रिफ्लेक्टेड वे है ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए प्लस के एक्स आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये जो बनेगा इसका y नेट क्या बनेगा। ठीक है, y नेट का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो इम्पोज सुपर इम्पोज होती है तो y नेट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये इसका वेक्टर सम होता है। चलिए तो देखते हैं करके। मान लो सबसे पहले t बराबर से हम किस पर बात कर रहे हैं, t बराबर से 0 पर। तो t बराबर से 0 पर क्या होगा, देखो यहाँ पर a साइन t 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स। ठीक है, और माइनस के एक्स तो कहाँ जाएगा, माइनस जाएगा बाहर, क्योंकि साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, माइनस के एक्स बना, यहाँ पर क्या आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा a साइन के एक्स। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो वाई नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए अब हम अगली कंडीशन देखते हैं, t इज इक्वल टू टी बाई 4 पर, ठीक है, 1/4 पार्ट पर। तो यदि 1/4 पार्ट पर यदि हम बात करेंगे तो a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T, और यहाँ पर कितना जाएगा t बाई 4 माइनस के एक्स। टाइम t से t कट गया, और कटने के बाद यहाँ से 2 से 4 भी कट जाएगा, पाई बाई 2 बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो ये बन जाएगा a कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, लगभग सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होगी, a साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस यानी के एक्स चला जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, फिर अगेन कॉस थीटा होता है, तो a कॉस के एक्स आ जाएगा, ठीक है। a कॉस एक्स और a कॉस एक्स दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2a कॉस एक्स बन जाएगा, ठीक है। अगली जो कंडीशन है t बराबर से t हाफ पर है, यदि हम देखते हैं तो क्या बनेगा, a साइन यहाँ पर 2 पाई अपन ओमेगा की जगह कैपिटल T, ये t बाई 2 हो जाएगा, माइनस के एक्स हो जाएगा। t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा a साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा यानी कहाँ पर आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, a साइन के एक्स बन जाएगा। चलिए यहाँ पर भी वही बनेगा, a साइन 180 प्लस के एक्स हो गया, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये साइन माइनस यानी यहाँ पर माइनस a साइन के एक्स हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगेन t बराबर से 3t बाई 4 पर देखते हैं, तो a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T, और यह है 3t बाई 4 माइनस के एक्स। t से t कट गया, 2 से ये 4 कट गया, और ये a साइन ये कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 2, यानी ये 270 माइनस थीटा पर आ गया। 270 माइनस थीटा क्या हो गया, ये कहाँ आ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन जो से साइन होता है वो माइनस में चला जाता है, और चूँकि 90 का एंगल है इसलिए कॉस हो जाएगा, तो a माइनस a कॉस के एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम थिंग आएगी, a साइन 270 प्लस के एक्स आ जाएगा, तो ये साइन कॉस बन जाएगा, और जो है जो साइन है वो अगेन क्या बन जाएगा, यहाँ पर कॉस बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना, तो माइनस a कॉस के एक्स आ जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस 2a कॉस के एक्स आ जाएगा। चलिए फोर्थ केस देखते हैं, साइन इक्वल टू कैपिटल T लेते हैं, तो a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T मल्टीप्लाई T से T कट जाएगा, माइनस के एक्स है, तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी माइनस के एक्स आ जाएगा। अगेन पहली कंडीशन को रिपीट करेगा ये, फिर यहाँ पर भी वही आएगा, साइन 2 पाई प्लस के एक्स आ जाएगा, यानी यहाँ पर फिर से अगेन क्या आ जाएगा, a साइन के एक्स आ जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो ये फिर से कट जाएगा ना, क्योंकि माइनस है ये प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए तो ये आपको मैंने जो एक टेबल बनाकर मैं बता देता हूँ दोबारा, अब आप समझे। t बराबर से हमने सबसे पहले 0 लिए थे, फिर t बाई 4 लिए थे, फिर t बाई 2 लिए थे, फिर 3t बाई 4 लिए थे, और फिर हमने t लिए थे। तो हमको जो y नेट मिला, y नेट देखेंगे तो पहली बार में हमें क्या मिला था, यहाँ पर देखें 0 मिला था ना,
ये 0 मिला था, यहाँ 2a cos kx मिला, ठीक है, फिर 0 मिला, फिर -2a cos kx मिला और फिर 0 मिला। यदि हम इस पूरी वैल्यू को ग्राफ बनाकर प्लॉट करें तो कितने अलग अलग, देखो 1 2 3 4 5 ग्राफ अपने को बनाना है। पहले t बराबर से 0 पर है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर t बराबर 0 पर यहाँ पे 0 है तो ये तो मीन पोजीशन ही है, ठीक है। अगला जो है t बराबर से t हाफ पर यदि हम बनाएंगे t/4 पर, सॉरी, तो t/4 पर कॉस का है बनाना अपने को, ठीक है। तो जब भी कॉस का बनाते हैं तो आपको पता होगा कि कॉस के ग्राफ में हमेशा यानी जहाँ पर ओरिजिन होता है वहाँ पर ऊपर की ओर उठता है ना, तो यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम t बराबर से t हाफ पर देखते हैं, तो t हाफ पर यदि हम देखेंगे तो फिर वही मीन पोजीशन आ जाएगी क्योंकि ये 0 है, ठीक है, ये तो हो गई 0, अब ये भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब यदि हम फोर्थ वाला देखते हैं 3t/4 पर, तो उसमें क्या बनेगा, 3d/4 पर माइनस वाला है, मतलब नेगेटिव ही होगी, यहाँ पर नीचे से ग्राफ बनेगा कॉस का हमेशा इस तरह से, जब ओरिजिन पॉइंट पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, और जब t बराबर से t होगा तो फिर इसका फिर से क्या मिल जाएगा, फिर मीन पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो है, ये वाली जो पॉइंट्स है, ये वाला जो पॉइंट्स है, ये देखिए ये पॉइंट्स देखें, फिर ये पॉइंट्स, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं कि इस पूरी को हम एक बार यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कितना मान लें, λ/4, ठीक है, यहाँ तक इसको कितना मान लें, λ/4, और ये मान लेते हैं ये हो जाएगी λ/2, और ये हो जाएगी आपकी 3λ/4, और ये अगेन जो हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी लैम्डा, फिर ये हो जाएगी 5λ/4, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी 6λ/4, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगी इस तरह से 7λ/4, ठीक है, ये लेंथ है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये वाला जो पार्टिकल यहाँ पर ये मीन पोजीशन पर है, फिर ऊपर गया, फिर मीन पोजीशन पर आया, फिर नीचे गया, फिर मीन पोजीशन पर आया, मतलब देख रहे हैं पहले कहाँ था, पहले बीच में था, मीन पर था, ठीक है, मीन पोजीशन पर, फिर ऊपर, फिर मीन, फिर नीचे, फिर मीन पर, बस ऐसे ही हो रहा है। अच्छा ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पर देखो, ये मीन पर, मीन पर, मीन पर, मीन पर, मीन पर, तो ये जो कंडीशन है ये हमेशा मीन पर ही है। यहाँ पर देखो ये मीन पोजीशन पर है, मीन पर है, फिर ये सबसे नीचे चला गया है, मतलब हाई एम्पलीट्यूड तो है लेकिन नीचे की ओर, ठीक है, फिर मीन पोजीशन पर, फिर ऊपर, फिर मीन पर, ऊपर, और फिर ये मीन पर, ठीक है। तो मतलब ये वाले जो कंडीशन है, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं, मीन पोजीशन से ऊपर गए, नीचे गए, फिर बीच में आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वेव है ये लगातार ऑस्किलेट होती रहती है, हर पार्टिकल स्टैंडिंग वेव में एसएचएम कर रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट नहीं कर रहे हैं, वो देख। तो जो पार्टिकल कभी भी ऑस्किलेट नहीं होते, एसएचएम नहीं करते, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स कहते हैं। तो ये क्या है आपके नोड्स। नोड्स डू नॉट शो एसएचएम, ये कभी भी क्या नहीं करते, एसएचएम नहीं करते, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, मतलब टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हालांकि हर जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पर आता है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा मीन पोजीशन पर ही रहते हैं, जो बाकी पार्टिकल है वो मीन से ऊपर नीचे एसएचएम करते हैं, नोड्स कभी भी एसएचएम नहीं करता।
तो कौन कौन से हैं जो नोट्स वाले पॉइंट्स है ये आप मुझे बताएं, ठीक है। नोट्स वाले जो पॉइंट्स हैं इनको अपन देखते हैं। नोट्स वाले पॉइंट्स यानी जिसमें हमेशा क्या एम्पलीट्यूड जीरो ही रहता है ना, नोट्स वाले पॉइंट जिनमें हमेशा एम्पलीट्यूड क्या रहता है, जीरो रहता है, याद हो गया, जीरो। तो नोट्स की जो पोजीशन है वो आपको कहाँ कहाँ मिल रही होगी, देखो सबसे पहले ये लैम्डा बाई 4 पर मिला, ठीक है। उसके बाद फिर ये 3 लैम्डा बाई 4 पर मिला, फिर ये 5 लैम्डा बाई 4 पर मिला, फिर ये 7 लैम्डा बाई 4 पर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से नोट्स वाले पॉइंट्स है। अच्छा, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो करते हैं, एम्पलीट्यूड तो सभी शो कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम, तो हम उसे क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एंटी नोट्स। एंटी नोट्स मीन हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, ठीक है, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड। तो सपोज करो हम लोग कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये देखो ये है आपका, ये तो आपका एन, ठीक है, ये भी एन, यहाँ पर भी एन, लेकिन ये वाला जो पॉइंट्स है ये क्या है, ए एंटी या एंटाई नोड्स है ना, ये सब एंटाई नोड्स है। तो एंटी नोड्स की जो कहाँ कहाँ पर बनती है तो बताएं। तो एंटी नोड्स की पोजीशन है, एक तो ये जीरो पर बना है ना, उसके बाद ये कहाँ पर बना, लैम्डा बाई 2 पर बना, लैम्डा बाई 2 पर बना, ठीक है। फिर लैम्डा बाई 2 के बाद ये कहाँ पर बना, ये लैम्डा पर बना, ठीक है। ये कहाँ पर बना, लैम्डा पर, यानी 2 लैम्डा बाई 2 पर बना, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पर बना, फिर 4 लैम्डा बाई 2 पर बना, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो इन पोजीशन पर एंटी नोड्स बनते हैं, हाईएस्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, इन पर हमेशा नोड्स बनते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, ठीक है। तो कहाँ पर नोड्स बनता है, कहाँ पर एंटी नोड्स बनता है, ये हमें कंफर्म हो गया, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस निकालो, 3 लैम्डा बाई 4 में से लैम्डा बाई 4 यदि घटा दो, घटाकर देख लो एक बार, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 यदि हम घटाएंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 लैम्डा बचेगा, यानी लैम्डा बाई 2, ठीक है। वैसे ही दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस निकालोगे यदि, तो लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 निकालोगे तो लैम्डा बाई 2। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स हो या एंटी नोड्स हो, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कितनी होती है, लैम्डा बाई 2। लेकिन नोड्स और एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस यदि देखो, लैम्डा बाई 4 में से यदि 0 घटाओगे तो कितना आएगा, लैम्डा बाई 4, यानी लैम्डा बाई 4 माइनस 0 यानी लैम्डा बाई 4। तो नोड्स और एंटी नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस आती है वो हमेशा कितनी आती है, लैम्डा बाई 4, ठीक है। कंफर्म हो गया फ्रेंड्स। ये तो हमने देखे यहाँ पर नोड्स कहाँ पर बनते हैं और एंटी नोड्स कहाँ पर। चलो अब अपन इनका फॉर्मूला बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो y नेट इज इक्वल टू, हमने क्या बनाए थे, y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड। तो हमने y इंसिडेंट का फॉर्मूला क्या था, y नेट बराबर से था a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। चलिए अब यहाँ से a कॉमन कर लें तो बचेगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, और प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अच्छा, y नेट बराबर से फॉर्मूला क्या होता है वो थोड़ा सा माइंड में लाने का प्रयास करो, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाय 2 साइन, और कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाय 2। चलिए अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तब
वाई नेट बराबर से 2a साइन, ठीक है, c प्लस डी। यदि हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये c बन जाएगा और ये d बन जाएगा। तो kx से kx तो कट जाएगा, ठीक है, ओमेगा t बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 कॉस। जब माइनस करेंगे तो क्या हो गया, जब माइनस करेंगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा और माइनस 2kx डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2a साइन ओमेगा टी कॉस माइनस kx आ जाएगा और कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये y नेट की वैल्यू आ जाएगी 2a साइन ओमेगा टी कॉस kx। अच्छा, यदि मैं कुछ इस तरह से लिखूं कि 2a कॉस kx साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये जो फंक्शन, ये जो वैल्यू मिली आपको फ्रेंड्स, ये है आपकी किसकी, स्टैंडिंग वेव की है, जबकि फ्री स्पेस से, फ्री एंड से ये रिवर्स होती है ना। तो मतलब ये जो है आपके स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कॉस है कि साइन है, ये भी हो सकता था यहाँ पर इस तरह से 2a साइन के एक्स हो और यहाँ साइन ओमेगा टी हो, तब भी ये क्या होता, स्टैंडिंग वेव होती। 2a कॉस के एक्स और यहाँ पर भी कॉस ओमेगा टी होता, तब भी ये स्टैंडिंग वेव होती। यदि यहाँ 2a सपोज करो यहाँ पर होता साइन के एक्स और यहाँ कॉस ओमेगा टी होता, तब भी ये स्टैंडिंग वेव होती। ये सभी की सभी स्टैंडिंग वेव के ही, यानी स्टेशनरी वेव के ही इक्वेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे जो भी चाहिए होता है वो हम निकाल लेते हैं। एक्स के जो मल्टीप्लाई में है उस सब को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये सब के सब एम्पलीट्यूड है। देखो एक्स वाला इस बार जो है एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड नहीं है बल्कि 2a साइन एक्स एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड जो है ये क्या है, 2a साइन एक्स को एम्पलीट्यूड बोलते हैं और ये जो है ये फेस को शो करता है, ठीक है। ये ओमेगा टी किसको शो करता है, फेस को। तो ये फिर से याद करें, एम्पलीट्यूड जो है ये क्या है, 2a कॉस एक्स, ये पूरा ही क्या है, एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड, ये kx का मतलब है कि x की वैल्यू बदल जाने पर एम्पलीट्यूड बदल जाता है। हर पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड शो नहीं करता, कुछ पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो करते हैं, कुछ पार्टिकल कम एम्पलीट्यूड शो करते हैं। मतलब देखो, जैसे मैं ये इस तरह से एक वेव बनाता हूँ, ये जो वेव अभी मैंने बनाया, देखो ये पार्टिकल जो है यहाँ पर, ये जो बीच वाला है, ये हमेशा इतना ही एम्पलीट्यूड शो करेगा, ये थोड़ा और ज़्यादा एम्पलीट्यूड शो करेगा, ये बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड शो करेगा, ये थोड़ा और कम करेगा, ये थोड़ा और कम करेगा और ये बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब x की पोजीशन बदल जाने पर, ये x की वैल्यू बदल जाएगी तो एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। एम्पलीट्यूड कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इसमें, यही तो सबसे बड़ी मेन इसका कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशलिटी है कि स्टैंडिंग वेव एक प्रकार की वेव नहीं है, ये एसएचएम करने वाले पार्टिकल का ग्रुप से है। तो नाम बोल रहे हैं हम इस तरह से कि ये दो वेव से मिलकर बनी है तो ये एक वेव होगी, बट ये कोई वेव नहीं है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मूव नहीं कर रही। वेव में हमेशा एनर्जी मूव करती है, वेव क्या है, हमेशा एनर्जी को मूव करने का एक मीडियम है। बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, हियर एनर्जी इज नो वेयर गोइंग, कहीं नहीं जा रही, इट इज ओनली स्टैंडिंग, जहाँ पर है ये वहीं पर अपनी जगह पर ही है। बस काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है, पोटेंशियल ऊपर जाता है तो पोटेंशियल बढ़ जाती है, बीच में आता है तो काइनेटिक बढ़ जाती है। केवल अपनी ही पोजीशन पर रहकर काइनेटिक पोटेंशियल एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ यानी एक्स पोजीशन के साथ बदल जाता है, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई।
तो यहाँ पर जो है हमेशा जहाँ पर एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो होता है उसको हम नोड्स कहते हैं, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको हम लोग एंटाई नोड्स कहते हैं। तो ये नोड्स एंटीनोड कंटिन्यूस हमेशा इस तरह से यहाँ पर एंटाई नोड, फिर यहाँ पर नोड्स इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका है नेट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब कहाँ कहाँ पर हमें नोड्स मिल सकते हैं, तो देखो फॉर नोड्स की यदि हम बात करें, फॉर नोड्स, ठीक है, तो नोड्स के लिए मैंने आपको क्या बोला कि हमेशा एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड हमेशा कितना होगा, जीरो। क्या होगा, एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो होगा। तो एम्पलीट्यूड जीरो होने के लिए क्या होगा, देखो cos x की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी। cos की वैल्यू जीरो कब कब होती बताओ, 90 पर, और 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7π/2 पर एंड सो ऑन। ये सब किसके, kx के बराबर है। k की वैल्यू कितनी है, 2π/λ, वेव नंबर है वो तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, और ये पाई से पाई यदि काट दें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, अब आप बताओ, λ/4, 3λ/4, 5λ/4, 7λ/4 एंड सो ऑन। तो आप देख लो यहाँ पर हम ऊपर वाले में ये पोजीशन पर नोट्स बनता है या नहीं बनता है। तो देखें ये λ/4 पर बना, फिर 3λ/4 पर बना, फिर 5λ/4 पर, ये देखो नोड वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये नोड्स की कंडीशन, ठीक है। अच्छा, एंटाई नोड्स कहाँ पर बनेगा हमेशा, एंटाई नोड्स हमेशा जहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड कैसा हो, मैक्सिमम। अब cos x डिसाइड करते हैं ना एम्पलीट्यूड, क्योंकि 2a cos x है तो a तो कांस्टेंट हो गया, cos x ही तो डिसाइड करेगा। 2a cos x में cos x डिसाइड करेगा कि एम्पलीट्यूड a की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, तो cos की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो a मैक्सिमम होगा ना। तो cos की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी, 1 होगी। और 1 cos की वैल्यू 1 कब कब होती है बताओ, 0 पर होती है, 180 पर होती है, 2π पर होती है, 3π पर होती है, 4π पर होती है एंड सो ऑन। सब k x के बराबर है यदि k की वैल्यू है कितनी, 2π/λ, यानी 0, पाई, 2π, 3π, 4π। तो यदि पाई से पाई कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, λ/2, 2λ/2 और 3λ/2, 4λ/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या बनेंगे, एंटी नोड्स। अब आप चेक करो उसको, अभी हमने जो ग्राफ बनाए थे उनमें देखो यहाँ पर λ/2, 2λ/2, 3λ/2 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर ही तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बन रहा है ना, ये देखो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ऊपर है या नीचे, तो हम इसको यहाँ पर प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये एंटी नोड्स। अब फेज की यदि हम बात करें कि कब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा और कब ये मीन पोजीशन पर होंगे, यानी एम्पलीट्यूड तो होगा लेकिन नोड्स का तो हमेशा जीरो होता है, लेकिन जो एंटाई नोड्स वाले पॉइंट्स हैं या बाकी जो दूसरे पॉइंट्स हैं तो वो सभी बीच में मीन पोजीशन पर भी तो होते हैं। जैसे देखो ये जो है ये वैल्यू है, अब ये तो हमेशा फिक्स पर ही होंगे, ये जो है वो तो मान लो कि ये जो दीवार है देखो ये नोड्स वाली कंडीशन है, ये तो हमेशा फिक्स पॉइंट पर है, ये तो जीरो पर ही रहेंगे। लेकिन जो बीच वाले पार्टिकल हैं ये तो एसएचएम कर रहे हैं, ये तो ऊपर नीचे, तो इनका कब फेज ऊपर मैक्सिमम होता है और कब ये मीन पोजीशन पर होता है, क्योंकि इनका तो एम्पलीट्यूड लगातार बदल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग बदल रहा है। टाइम डिसाइड करेगा कि कब एम्पलीट्यूड इनका मैक्सिमम होगा, मतलब ये अपने टॉप पोजीशन पर पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, टाइमिंग क्या होगी इसकी। तो देखो
टाइमिंग होगी तो इसका मतलब हमारा जो था वो टाइम पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है हमारा वाई नेट का फॉर्मूला क्या था, 2a cos kx साइन ओमेगा टी, यही था ना आपका। तो ओमेगा टी वाला फैक्टर होना चाहिए इसका, है ना। तो हम यदि बात करेंगे जीरो, यानी वाई नेट क्या हो, जीरो की बात करें, यानी नोट्स वाली कंडीशन की बात करें, यानी नोट्स मतलब ये मीन पोजीशन पर हो, तभी मीन पोजीशन पर यानी वाई नेट जीरो होगा। तो वाई नेट जीरो होगा मतलब है कि साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो जीरो होगी। साइन की जो वैल्यू है वो जीरो कब होती है, साइन की जो वैल्यू है वो जीरो कब होती है, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन ओमेगा टी बराबर जीरो। तो ये होती है साइन जीरो जीरो होती है, 180 होती है, 2 पाई होती है, 3 पाई होती है, 4 पाई होती है ना, ऐसी इन पोजीशन पर होती है। ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाय टी। तो 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। तो टी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, यदि यहाँ पर हम देखो पाई से पाई कट गया, तो पाई से पाई कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, टी बाय टू। फिर क्या आ जाएगा, 2t/2। फिर कितना आ जाएगा, 3t/2। फिर कितना आ जाएगा, 4t/2 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब टी हाफ पर है ना, मतलब ये कि ये टी हाफ होते ही मीन पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब जैसे स्टार्ट हुई वेव और टी हाफ हुआ, यानी आधे, यानी एक टाइम पीरियड में ये आधे में ये कहाँ पर आएगा, मीन पोजीशन पर आएगा। मतलब एक टाइम पीरियड में ये 2 बार अपनी मीन पोजीशन से गुजरेगा। एक टाइम पीरियड में मान लो कि ये एक सपोज करो कि 4 सेकंड का इसका एक साइकिल पूरा होता है, तो ये 2 सेकंड में ये पहली बार मीन पोजीशन पर होगा, फिर अगले 2 सेकंड में ये फिर अपनी मीन पोजीशन पर होगा। तो इस तरह से एक टाइम पीरियड में ये 2 बार अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। अच्छा, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को कब रीच करेगा, तो मैक्सिमम यानी वाई जो नेट है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1 होती है ना, ±1 होती है ना, ऊपर नीचे। ठीक है, तो कब होती है साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 पर होती है ना। तो 90 पर, या फिर 3π/2 पर, या फिर 5π/2 पर, या 7π/2 पर। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2π/T स्मॉल t, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो। तो t की वैल्यू निकालेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो t/4 आ जाएगा, 3t/4 आ जाएगा, 5t/4 आ जाएगा, 7t/4 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब देखो, अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखो ये कब कब मिलेगा, t/4 पर। अब t/4 पर मतलब देखो यहाँ पर जैसे यानी एक टाइम पीरियड में ये एक टाइम पीरियड में कितने बार पहुंच जाएगा ये मैक्सिमम अपने हाईएस्ट पोजीशन पर, t/4 टाइम पर, है ना। यानी t/4 पर और 3t/4 पर, एक तो t/4 पर जाएगा और दूसरा 3t/4 पर जाएगा। मतलब देखो कि ये एक पूरे साइकिल में 2 बार ये अपने मीन मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रीच करेगा, अचीव करेगा। बहुत गर्मी है फ्रेंड्स। तो देखें, यदि हम इसका डिफरेंस भी निकालें, 3t/4 में से t/4 को यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या निकलेगा, वही निकलेगा, 3t/4 माइनस t/4 यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2t/4 निकलेगा, यानी t/2। मतलब एक पूरे की पूरे टाइम पीरियड में ये 2 बार मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को गेन करता है। तो ये हमने अभी चारों कंडीशन देखे कि नोड्स एंटी नोड्स की क्या अप्रोच होती है, और ये कब ये अपने मैक्सिमम फेज पर जाएगा और ये कब मिनिमम फेज को जाएगा। ठीक है, ये हमने चारों चीज डिसाइड कर दिया। अच्छा,
एक बात हमेशा याद रखोगे कि जब भी स्टैंडिंग वेव होती है, जब भी अच्छा, स्टैंडिंग वेव और इसके अलावा वेव का इक्वेशन क्या होती है? वेव की इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होती है? वाई नेट इज इक्वल टू 2a साइन, साइन की जगह चलिए अपन यहाँ पर ले लेते हैं कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। मतलब यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? ट्रेवलिंग वेव में जो एम्पलीट्यूड होता है हमेशा ए होता है, जबकि स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड हमेशा 2a होता है, मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेवलिंग वेव से स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन बनाने का प्रयास करोगे तो जो भी आपको ट्रेवलिंग वेव में एम्पलीट्यूड दिया होगा उसका 2 टाइम्स कर लें। अच्छा, ओमेगा टी जो आपकी ट्रेवलिंग वेव में होगी वही ओमेगा टी आपकी स्टैंडिंग वेव में होगी। जो के की वैल्यू वेवलेंथ जो है आपकी ट्रेवलिंग वेव में होगी वही आपकी स्टैंडिंग वेव में होगी, वो नहीं बदलती। ठीक है, मतलब हमेशा लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी बोथ द सेम एज ओरिजिनल वेव। तो जो ओरिजिनल वेव है, ट्रेवलिंग वेव है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ होता है वही हम फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ वही होती है जो कि ट्रेवलिंग वेव की होती है स्टैंडिंग वेव में, लेकिन एम्पलीट्यूड जरूर डबल हो जाता है, एम्पलीट्यूड वही हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब हम थोड़े से कुछ डिफरेंस बनाने का प्रयास करते हैं स्टैंडिंग वेव में और ट्रेवलिंग वेव में। ठीक है, तो ये जो होती है ट्रेवलिंग वेव, ट्रेवलिंग वेव, ठीक है, और स्टैंडिंग वेव में, स्टैंडिंग वेव फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ट्रेवलिंग वेव का फॉर्मूला क्या होता है? y बराबर से a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, और स्टैंडिंग वेव का होता है y इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। जस्ट मैंने अभी आपको बताया वही है ना। ठीक है, अब इनमें ये हमेशा कैसे चलती है? इस तरह से चलती है। ठीक है, और ये हमेशा कैसे चलती है? यानी यहाँ पर ठीक ऊपर नीचे होती रहती है। तो इनमें क्या रहता है? सबसे पहले तो देखो एवरी पार्टिकल, पहला एक पॉइंट है, अब आप समझो। ईच पार्टिकल पोजेस हाईएस्ट एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी हाईएस्ट एम्पलीट्यूड। हर पार्टिकल जो है अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रीच करता है। यहाँ पर क्या होगा? हर पार्टिकल नहीं करता, कि जो नोड्स पार्टिकल जो है, नोड्स पार्टिकल डू नॉट शो SHA। इसमें क्या रहता है? जो नोड्स वाले पार्टिकल रहते हैं वो हाईएस्ट क्या, वो तो 0 पर ही बने रहते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड समझ लें, यहाँ पर इनमें जो है एनर्जी प्रोपेगेट करती है, जो है एनर्जी वो मूव करती है, एनर्जी मूव करती है। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एनर्जी कभी आगे नहीं बढ़ती, तो एनर्जी डू नॉट मूव विद द टाइम, एनर्जी वहीं पर ही बनी रहती है। ठीक है, देखें यहाँ पर ईच पार्टिकल, ठीक है, क्या होगा? ईच पार्टिकल शो SHM, हर पार्टिकल SHM करता है। इसमें क्या होगा कि ईच पार्टिकल
डू नॉट शो SHM, मतलब SHM नहीं करते क्योंकि नोट्स वाले पार्टिकल SHM नहीं शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इनमें जब पार्टिकल्स होता है, जब पार्टिकल मतलब एक पोजीशन, एक पार्टिकल है, फिर वो अपने मीन पोजीशन पर आएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर अगला वाला जाएगा। मतलब क्या हो जाता है, हर पार्टिकल एक के बाद एक हाईएस्ट एम्पलीट्यूड को रीच करता है ना। तो यहाँ पर कि ईच पार्टिकल do not show highest amplitude simultaneous। ठीक है, मतलब एक साथ नहीं जाते, सब एक के बाद एक जाते, जबकि इनमें क्या होगा कि एवरी पार्टिकल, कैसा, एवरी पार्टिकल passes mean position simultaneous। हर पार्टिकल जो है पूरे एक साथ ऊपर जाएंगे, फिर एक साथ नीचे आएंगे, फिर एक साथ ऊपर जाएंगे, फिर एक साथ नीचे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इनमें क्या रहता है समझने यहाँ पर कि दो, जैसे ये पूरी एक वेव है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हम इसका फोटो क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी मोमेंट पर यदि हम देखेंगे तो हर पार्टिकल जो है सबकी पोजीशन अलग अलग होगी। यहाँ पर ये सब अलग अलग पोजीशन होगी। ठीक है, यहाँ पर किसी की पोजीशन ऊपर होगी, किसी की नीचे होगी, किसी की मीन पोजीशन पर होगी। ठीक है, मतलब किसी भी मोमेंट पर उसके जो पार्टिकल है उसकी जो फेज डिफरेंस है वो सब अलग अलग होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि दो नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल है उन सब की जो है फेज डिफरेंस कैसी होगी, वो सेम होगी। ठीक है, और कोई दो अपोजिट, यदि दो अपोजिट नोड्स के बीच की बात कर रहे हैं तो ये ऊपर यदि जा रहा होगा तो ये नीचे जा रहा होगा। ठीक है, ये नीचे जा रहा होगा, मतलब यदि पार्टिकल, ये देखो, यदि ये ऊपर जा रहे हैं तो ये सब ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरे ऊपर जा रहे हैं, ये सब सेम। ठीक है, लेकिन यदि अपोजिट की बात करेंगे तो यदि ये नोड्स वाला पॉइंट है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा, है ना। यदि एक, यानी एक ही नोड्स के दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच की बात करेंगे तो क्या होगा, सब एक साथ मीन पोजीशन से जाएंगे, एक ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन यदि एक ही नोड के दोनों तरफ देखेंगे तो ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब इनकी जो फेस वैल्यू है वो सेम होगी। ठीक है, इनमें क्या होगा कि जो दो वेव है इनके बीच की जो वेवलेंथ है, इन्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिफरेंस है ये हमेशा कितनी निकलती है, लैम्डा निकलती है ना। दो, यदि हम दो क्रस्ट की डिफरेंस देखें या दो ट्रफ के बीच की डिफरेंस देखेंगे तो लैम्डा निकलेगी, है ना, जिसको हम लोग स्त्रंग और शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष और गर्त बोलते हैं। तो दो, यानी यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ, शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है, लैम्डा होती है। यानी क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा होती है। लेकिन इसमें तो नोड्स एंटी नोड्स बनता है, तो नोड्स और एंटी नोड्स यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स यदि हम देखेंगे या दो कॉन्जिक्यूटिव एंटाई नोड्स कहेंगे तो उनके बीच की जो डिफरेंस होती है, वो डिस्टेंस होती है, वो लैम्डा बाई 2 होती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमने कुछ डिफरेंस देखने का प्रयास किए थे और ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। और थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े तो प्लीज़
वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, आने वाले सभी वीडियो आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के